हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस चैनल साइंस विद बी एलिसा में स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही है और पढ़ाई भी करनी है, ठीक? तो आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट की है, नहीं की है? अगर नहीं की है तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और साइंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ क्लासें ले रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले रहे हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए और जो हमारी क्लासें पड़ी हुई हैं उनको भी आप जा कर के देख लीजिए, ठीक है? तो आप लोगों को तो पता ही है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम लोगों का गोल है 1 महीने में साइंस को तैयार करना है। तो वही आगे चलते हैं। और फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर चल रहा था साइंस में, प्रकाश का परावर्तन तथा वर्तन। तो मैंने प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड 3 क्लासें ले ली हैं और लास्ट में अभी हम लोगों ने गोली दर्पण तक पढ़ लिया था। तो आज उसी के आगे हमें पढ़ना है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग डेली मेरी क्लासें देखते होंगे, उन्हें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उन्हें करिए लाइक हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास तुरंत ही पहुँच जाए और उसको आप देख लें, ठीक है? तो आगे स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने गोली दर्पण तक तो देख लिया था। आज हमने बताया था कि उसी के आगे हम लोग गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं देखेंगे, ठीक है? तो आज वही देखते हैं। देखिए, गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं जो हैं ये कोई एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें इसके आगे इन सभी का यूज़ करना है। तो हमें पहली बात पता होनी चाहिए, तभी तो हम आगे यूज़ कर पाएंगे, है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको जान लेते हैं। जब अच्छे से जान लेंगे तभी उनसे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग समझ पाएंगे। अगर कहीं पर इन्होंने इनसे रिलेटेड जो शब्द हैं इनकी परिभाषाओं के यूज़ कर दिए तो हमें पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ क्या है, तो हम कैसे समझ पाएंगे उस पूरी चीज़ को? तो आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके इनसे रिलेटेड जो डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने कल गोली दर्पण देखा था, ठीक है? और गोली दर्पण हमारे बने किससे थे? कांच के एक खोखले गोले से बने थे। तो खोखला गोला एक था, तो उसको एक बार हम बना करके देख लेते हैं तो आपको डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे कि हमने कह दिया कि ये क्या था, हमारा एक कांच का खोखला गोला था। कांच का खोखला गोला था, इसको क्या किया था, हमने काट दिया था। यहाँ से हमने इसको काट दिया था, ठीक है? काट करके इसके हमने काफ़ी सारे भाग निकाले थे। ये इसका क्या होता था? केंद्र होता था। और ये तो पता है ना कि ये केंद्र होता था और ये इसकी क्या होती थी? त्रिज्या होती थी, ठीक है? तो इसके हमने 2 भाग निकाले थे, एक ये वाला भाग निकाला था और एक ये वाला भाग निकाला था, ठीक है? इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो क्या करते हैं, इसको निकाल करके अलग रखते हैं। तो हमने ऐसे निकाल करके अलग रख लिया था ये पूरा भाग, ठीक है? तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा हमने बोला था कि जो सेंटर होता है इसे सी से प्रेजेंट करते हैं, यहाँ सी से कर दिया। और इसके एक तल पर क्या कर देते थे हम लोग, कलाई कर देते थे। तो ये हमारा क्या बन जाता था? दर्पण बन जाता था डैश। और इसका बीच वाला बिंदु P होता था, ठीक है? तो ये बताया था कि ये C क्या होता है। C जब हम इसको काट लेते हैं, काट करके निकाल लेते हैं, तो काट करके निकालने के बाद में क्या बन जाता है? एक वक्र बन जाता है। और अगर ये हमारे सिर्फ केंद्र होता है इस गोले में तो हम सिर्फ केंद्र बोलते, लेकिन ये क्या है? एक वक्र का केंद्र है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारी आएगी वो वक्रता केंद्र की ही आएगी। तो वक्रता केंद्र की डेफिनेशन होती क्या है? तो ये जो हमारा वक्रता केंद्र बना है कोई नया तो बना नहीं है, निकला कहाँ से? हमारे इसी गोले से ही निकला है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये वक्रता केंद्र यहीं से बना है। तो हम लोग कहते हैं उस गोले के केंद्र को
उस गोले के केंद्र को जिसका कि क्या दर्पण एक भाग है, ये दर्पण क्या है, इस गोले का ही तो एक भाग है, तो उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारी यही आती है, नंबर 1 क्या आती है, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र आती है। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी कि उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, ये दर्पण कहाँ से निकाला गया है, इस गोले से ही तो निकाला गया है, और ये जो केंद्र है इस गोले का ही तो केंद्र है, तो इसे हम कहेंगे, अब चूंकि ये निकल आया है तो वक्र बन गया है, वो वक्र का केंद्र है, तो इसे क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र बोलेंगे, इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो कोई कठिन डेफिनेशन है, बिल्कुल नहीं, वही हम लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक क्या है, भाग है, दर्पण एक भाग है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें डेफिनेशन लिखनी थी, समझ तो लिया ही हम लोगों ने, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ हम इसको कर देते हैं इरेज। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस चीज़ को हम लोग बता रहे होते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं और काले पेन से लिखते हैं। तो आप लोग इसको काले पेन से लिख लीजिएगा और इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और दूसरा, अभी जब हमने बनाया था तो वहाँ पे देखिए क्या था, ऐसे करके बनाया था हमने, ये दर्पण, ये क्या था, सी था ना, तो इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी के आगे लिख देंगे, इसे सी जिससे प्रदर्शित करते हैं उसको भी काले से लिखें और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें। ठीक है, तो इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई, कोई कठिन नहीं है। क्या है कि एक हमारा क्या है, कांच का खोखला गोला था, दर्पण को हमने कहाँ से निकाला था, उसी कांच के खोखले गोले से निकाला था। जब हम दर्पण को निकालते हैं उसे काट कर तो एक वक्र बन जाता है, तो वो जो वक्र होता है, वक्र का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो हमने उसको कहाँ से निकाला, गोले से निकाला, कांच का खोखला गोला, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो ये कहाँ से निकला है, एक कांच के खोखले गोले से निकला है। तो हम वही बोल देते हैं, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आ गया ना। अब इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, वक्रता केंद्र हो गया। अब इसके बाद देखिए, हमने कहा ना संबंधित परिभाषाएं, एक परिभाषा नहीं, एक से ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या होगी, वक्रता केंद्र हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वक्रता त्रिज्या देखते हैं। तो इसको हटाना है, तो इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ले लिया, तो यहीं से हम लोग हटा देते हैं इसको, और इसके आगे हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहीं से हम कर देते हैं इसको नंबर 2। क्या पढ़ना है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो हमने लिखा है, क्या लिखा है, वक्रता त्रिज्या।
तो इस क्या है, ये अभी वक्रता केंद्र था, मतलब उस वक्र का केंद्र आ रहा था तो उसे वक्रता केंद्र बोल रहे थे, लेकिन वही वक्रता त्रिज्या। तो अब वही क्या होगी कि उस रेडियस, वो उसकी परिधि से केंद्र तक की जो दूरी होगी वही क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो क्या ये त्रिज्या कहीं और से निकल के आती है, कहीं और से तो आती नहीं है, ये उसी गोले की ही त्रिज्या रहती है, जिससे कि हम कहाँ निकालते हैं, जहाँ से हम इस दर्पण को निकालते हैं काट करके। तो क्या था, ये हमारा गोला था, यहाँ से हमने इसको काट करके निकाला था, तो ये हमारा क्या बन जाता था, दर्पण। इस पर हम क्या कर देते थे, कलाई कर देते थे, और ये इसका वक्रता केंद्र होता था, सी केंद्र होता था। जब काट के निकालते थे वक्रता केंद्र, तो इस केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी थी त्रिज्या थी, तो इस गोले की ही जो त्रिज्या थी वही तो इसकी त्रिज्या हो जाती है जब हम इसको काट करके निकाल लेते हैं। तो इसमें भी सेम वही होगा, बस वहाँ केंद्र बोलते थे, यहाँ त्रिज्या बोल देंगे। क्या बोलेंगे, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बिल्कुल सेम है, बस वो वहाँ पे केंद्र बोलते थे, यहाँ पे क्या बोल देंगे, त्रिज्या बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो बस आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका क्या, दर्पण एक भाग है, जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण एक भाग है, क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया, बिल्कुल सेम थी, वहाँ पे केंद्र बोल रहे थे और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग त्रिज्या बोल रहे हैं। समझ में आया ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम इससे आगे की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक, ले लीजिए। ले लिया होगा तो इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने वक्रता केंद्र देख लिया, वक्रता त्रिज्या देख ली। इसके बाद हमें देखना है ध्रुव। लेकिन उस ध्रुव को पढ़ने से पहले ये बताइए, आप लोगों को परावर्तक पृष्ठ या तल पता है? इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया था, तो जाकर के वाली क्लास ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने बताया था कि परावर्तक तल, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए, आप लोगों को वहाँ से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने स्पेशल वहाँ पर क्लास ही ली थी उससे रिलेटेड। बट यहाँ पर हम उससे बता रहे हैं, तो पूरा तो नहीं बता सकते क्योंकि हमें 1 महीने में कवर भी करना है। तो इसके बाद हम देखते हैं ध्रुव। ठीक है, तो आप लोग परावर्तक देखिए, ये क्या था हमारा, एक कोई भी शीशा है या कांच है, इसके एक तल पर क्या कर देते थे, पलाई कर देते थे, कलाई। ठीक है, ये क्या होता था, एम डैश, पारे की कलाई या कुछ किसी भी चीज़ की कलाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये दर्पण हो गया। अब दर्पण के देखिए, ये दर्पण बन जाता है तो इसकी 2 सतह होती हैं। तो 2 सतह में से एक पे क्या है, कलाई है, और एक में क्या है, एक हमारी सतह बिल्कुल खुली हुई है। मतलब कि यहाँ से हम लोग आराम से परावर्तन कर सकते हैं। तो जिस पृष्ठ से परावर्तन किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, यानी कि परावर्तक तल। तो परावर्तक तल के देखिए बीचों बीच में एक बिंदु होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं पी, पोल। पी फॉर पोल मतलब कि ध्रुव। तो हम कहेंगे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल, ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ध्रुव है, नंबर 3 डेफिनेशन ध्रुव। तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, परावर्तक तल है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, हम लोग पोल बोलते हैं। तो हम लिखेंगे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव। देखिए
ये ध्रुव याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी इसके आगे जब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो दूरियाँ होती हैं वो ध्रुव से ही मापी जाती हैं। तो हमें ध्रुव तो पता होना चाहिए, अगर ध्रुव नहीं पता होगा तो हम दूरियाँ कैसे मापेंगे, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। देखिए, कभी जब हम बोलें कि क्या कहते हैं तो आप लोग भी जब क्लास पढ़ा करें तो बोला करें, इससे क्या होगा, आप लोगों को भी लगेगा कि आप क्या हैं, मेरी क्लास में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को लगेगा कि आप मेरी क्लास में ही हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे बिंदु P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये ध्रुव समझ में आया है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और तो एक तरीके से इसको याद करना ज़रूरी है, और इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो अगर समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। ले लीजिए जस्ट नाउ। ठीक है, अगर चाहते हैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना, तो यहाँ ये लिख सकते हैं दर्पण के परावर्तक तल, कि कोई और नहीं है, दर्पण है, तो यहाँ पर अगर चाहें तो लिख सकते हैं दर्पण के। ठीक है, तो ये हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मुख्य अक्ष पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा C फॉर सेंटर, वक्रता केंद्र होता है। तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, देखो ये क्या है, एक रेखा है, ये दर्पण का ध्रुव और दर्पण का वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली एक रेखा है। तो ये जो रेखा होती है इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो हमें इसके आगे क्या पढ़ना है? मुख्य अक्ष पढ़ना है। तो इसको हटा करके हम लोग क्या देखेंगे? मुख्य अक्ष देखते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी करते रहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो इसके बाद हमें क्या देखना है? अभी भी हमने बताया क्या देखना है, हमें मुख्य अक्ष देखना है। तो नंबर 4 हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। तो अभी भी हमने बताया कि क्या होता है, दर्पण के ध्रुव तथा किसको मिलाती है? वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण की मुख्य अक्ष। देखिए, मुख्य अक्ष की डेफिनेशन बता रहे हैं ना, तो इसे क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे और इसे ब्लैक से कर देंगे। दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? और इसे हमेशा PC से ही प्रेजेंट करते हैं। इसे PC से, देखिए PC से क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, हमारा पृष्ठ दर्पण है, और दर्पण में ये क्या होता है? P पॉइंट हमारा ध्रुव होता है, और ये क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक है, तो P से C तक की दूरी मापी जाती है, इसलिए इसे हमेशा PC से प्रदर्शित करते हैं। इसे PC से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर आ गई है, यहाँ पे हमने समझा दिया था, ये वही चीज़ लिखी है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो दर्पण की क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ में आया? अगर आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। ले लीजिए।
ले लिया, तो इसको हटा देते हैं। देखिए क्या करिए, जो हम ये क्लासें पढ़ा रहे हैं तो इनको पढ़ने के बाद में ये जो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसको भी रिवाइज करें, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी हम बाद में क्या करेंगे, बताते रहेंगे। बीच बीच में जहाँ पर आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम बता देते हैं कि ये प्रश्न इतने नंबर में बोर्ड में पूछा जाएगा, इसको कैसे लिखना है, ठीक है, ये भी हम बताते हुए चलेंगे। और ये जो डेफिनेशन है इनको आप याद करते रहिए, क्योंकि ये नहीं है कि अभी लास्ट में क्या होगा कि हम याद करा देंगे। हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। 22 फरवरी से क्या है, हमारे एग्ज़ाम बोर्ड के स्टार्ट हैं, यूपी बोर्ड, और हमारा जो 29 को है साइंस का ही एग्ज़ाम है। तो हमें साथ में से याद करते हुए चलना है। जब सारे चैप्टर हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में पूछे जाने वाले वो हम अलग से बता देंगे कि हाँ इस चैप्टर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है, इसे हमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 3 नंबर के वो उसमें पूछा जा सकता है, या बहुविकल्पीय प्रश्न आपको लोगों को तो पता ही है कि 20 नंबर के बहुविकल्पीय हाई स्कूल में आने लगे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि बस हमारा एक क्या करना होता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में बस एक ऑप्शन को करेक्ट कर देना है, नंबर मिल जाते हैं। थ्योरी का कोई नंबर भी नहीं करता है, तो 20 नंबर आप लोगों को बहुत अच्छे से आ सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 चीज़ें देख ली। क्या देख लिया? वक्रता केंद्र देख लिया, वक्रता त्रिज्या देख ली, ध्रुव देख लिया, और क्या मुख्य अक्ष देख लिया। अब इसके बाद जो आता है वो होता है दर्पण का द्वारक। काफ़ी जगह यूज़ करते हैं इसको। तो द्वारक क्या होता है, देखिए ये सारी चीज़ जो हमने 4 बातें बताई हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और मुख्य अक्ष, ये तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन दर्पण का द्वारक बहुत कम लोगों को समझ में आ पाता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। क्या होता है दर्पण का द्वारक? तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। दर्पण का द्वारक देखना है, तो हमने डाल लिया दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, परावर्तक तल। देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में बताया ना कि परावर्तक तल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछली क्लास को मेरी जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कोई एक शीशा है, इसके एक तल पर हमने क्या कर दी, कलाई कर दी, तो ये क्या बन गया, हमारा एक दर्पण बन गया। और बताया था कि दर्पण को कहाँ निकालते हैं हम लोग, कांच के एक खोखले गोले से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा दर्पण हो गया, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, तो हमने बताया इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क था। दर्पण का द्वारक, तो ये क्या है हमारा, ये परावर्तक हमारा पृष्ठ है, और इसके बीच का ये क्या है, पी ध्रुव है। तो ये देखिए इसे जब हम प्रदर्शित करते हैं एम और एम डैश से, तो क्या करें, देखिए इसको हम मिला रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा लें, इसको हम मिला रहे हैं, तो ये जो एम एम डैश है ना, इसे ही दर्पण का द्वारक बोला जाता है। तो ये जो दर्पण का द्वारक है, चलो हमने कह दिया कि ये दर्पण का द्वारक है, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ये होता है हमारा व्यास। जैसे कि वृत्त में व्यास होता है, बिल्कुल वैसे ही ये दर्पण के परावर्तक तल का व्यास होता है। ये क्या है, परावर्तक तल है, इधर वाला परावर्तक तल है, उधर वाले में कलाई है, तो उधर कोई भी किरण हमारी आपतित नहीं होगी, आपतित इधर से होगी, तो ये परावर्तक क्या है, तल है। तो दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल का जो व्यास होता है, उसे ही दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने बताया ना कि जल्दी समझ में नहीं आता है, तो आपको समझना है मेरे साथ। तो ये क्या है, हमारा परावर्तक तल है, ये क्या है, एम एम डैश से प्रदर्शित करते हैं, एम एम डैश को मिला दीजिए, तो ये जो दूरी है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं दर्पण का द्वारक। इसे बोलते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। आप लोग बोला करिए, क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है।
तो परावर्तित तल के व्यास को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। अभी भी हमने बताया कि क्या है एम, और ये क्या है एम डैश। ये एम डैश जो होता है इसे ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये तो पता चल गया दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसे एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसको हटा देते हैं। इसे देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एम डैश ले रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे इसे M1 M2 भी ले सकते हैं। तो आप M1 जो आप लें वही यहाँ पर लिखें। ये नहीं कि आपने वहाँ पे फिगर में क्या लिखा M1 M2 कर दिया और कहा कि मैम ने तो M डैश बताया था तो हम M डैश ही लिखेंगे, तो वहाँ आपका कट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हो उसे ही लिखिए, रट करके नहीं जाना है, समझ करके लिखना है। इसे M डैश या M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। तो किसी को समझ में दर्पण का द्वारक नहीं आता है, लेकिन हम लोगों को आ गया। ठीक है, तो इसका क्या ले लें? स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है कि अभी जितनी हम लोग आगे परिभाषाएं बढ़ रहे हैं वो एक एक करके इम्पॉर्टेंट होते जा रही हैं। देखिए दर्पण का द्वारक तक तो हमें पूरा समझना था कि होते क्या है, लेकिन अब जो हम डेफिनेशन बताने जा रहे हैं ये आपके पूछी भी जाती हैं। वो क्या है? दर्पण का मुख्य फोकस। ये तो सुना भी होगा क्योंकि आप लोग पूरे साल से पढ़ कर के आए, लेकिन पता ही नहीं है मुख्य फोकस क्या होता है। तो आज हम लोग वो देखते हैं मुख्य फोकस क्या है, और इसे आपको याद भी करना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी भी आती है। अभी तक जो डेफिनेशन है वो पूछी नहीं आती हैं, लेकिन हाँ उनको जब तक समझेंगे नहीं तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उनका यूज़ होता है, लेकिन दर्पण का जो मुख्य फोकस है एग्जाम में पूछा भी आता है। ठीक है, तो आप लोगों के आई थिंक सारे डाउट तो क्लियर हो ही रहे होंगे ना, जो अभी तक एक साल से नहीं हो पा रहे थे। तो अब हमें क्या देखना है? मुख्य फोकस देखना है। ये हमारी शायद 6th डेफिनेशन है ना, दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, दर्पण का मुख्य फोकस होता क्या है पहले तो हम या लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर इरेज करना पड़ता है। तो क्या बोलते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष। देखिए यहाँ पर क्या है? मुख्य अक्ष आ गया ना। अगर हम वो डेफिनेशन आपको ना बताते तो आप मुख्य अक्ष कैसे समझते? तो इसीलिए वो सारी डेफिनेशंस बताई जा रही हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में, देखिए वहाँ पे प्रतिबिंब वाली बात जैसे बताई थी ना, वास्तव में या आभासी, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी है। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को, कौन से? जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। तो इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस है, और ये परिभाषा भी बहुत ही ज़्यादा मुख्य है। मुख्य फोकस
कहते हैं। अब लग रहा होगा इतनी बड़ी डेफिनेशन कैसे याद करें, समझ में तो बिल्कुल आ ही नहीं रही। क्या लिख दिया है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है कुछ अता पता नहीं है, लेकिन आएगा समझ में। एक मिनट देखो क्या है कि हमने कल कितने दर्पण पढ़े थे, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण देख लेते हैं। ये हमने एक कांच ले लिया, मतलब कि कांच का एक टुकड़ा उस गोले से काट करके निकाल लिया। इसके एक सतह पर क्या कर दी, कलई कर दी। ये बिंदु क्या हो गया हमारा, ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, इतना तो पता है। ये क्या है, मुख्य अक्ष, कहने नहीं दर्पण के मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर ये जितनी डेफिनेशन बता रहे हैं इन सब का आगे यूज है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो जितनी डेफिनेशन हमने बताई हैं इन्हें आपको रिवाइज करना है अच्छे से, तब जाके आपको आगे वाली याद हो पाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये बात तो समझ में आती है। तो इन्होंने क्या बोला, दर्पण के मुख्य अक्ष, तो ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। समांतर तो जानते हैं ना कि उससे, जैसे हमने कहा कि ये कोई रेखा है, इसके ऊपर से एक रेखा गई, तो यहाँ पर बीच की जो डिफरेंस होता है वो हर जगह पर बराबर होता है, तो वो एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। तो वैसे ही यहाँ भी क्या होगा, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण गई, और जब कोई प्रकाश किरण हमारे परावर्तक तल पर आती है तो उसे क्या बोलते हैं, आपतित होती है। तो इस किरण को हम कहेंगे कि ये परावर्तक तल पर आपतित हो रही है। और जब आपतित होती थी तो याद करो, ये हमने क्या बनाया, ये हमने बना दिया एक दर्पण। यहाँ पे हमारी प्रकाश किरण आपतित हुई, ये क्या हो गया, इसका आपतन बिंदु हो गया। तो इसे हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि ये प्रकाश किरण ए और यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पर गई, ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आपतन बिंदु से परावर्तन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद प्रकाश किरण जाती है ना कहीं से, तो यहाँ लिखा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। देखो हमने अभी एक बनाया है, लेकिन एक से ज़्यादा भी आती हैं आने वाली किरणें। दर्पण से, ये क्या है, दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ परावर्तन हो जाएगा, उसके बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, अब ये परावर्तित किरण जाएगी ना, तो वैसे यहाँ पर भी परावर्तित किरण जाती है। थोड़ा सा और इधर कर लें, तो देखिए दर्पण के परावर्तन के बाद ये देखिए मुख्य अक्ष को काटते हुए जा रही है ना, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, तो इस वाले दर्पण में सिर्फ मिलती है कहेंगे आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है, और यहाँ पे इन्होंने कहा है या मिलती हुई, तो ये वाली जो बात है ये हमारे उत्तल दर्पण के लिए है, और ये लिखा है जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो ये हमारे अवतल दर्पण के लिए। तो अभी तो हम अवतल दर्पण देख रहे हैं, तो इसमें समझ लेते हैं, इसके बाद हम उत्तल वाले में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए हमने एक प्रकाश किरण की, तो ये क्या होगी, दर्पण के, ये दर्पण है, ये दर्पण की मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो देखिए इस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है, तो इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस बोलते हैं। और फोकस तो FOCUS स्पेलिंग होती है, पता है, तो इसे हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए अभी हमने एक किरण की, इन्होंने बोला है आने वाली किरणें, तो हमने कहा चलिए हम इधर से डालते हैं। अगर कोई कह दे नहीं हम इधर से नहीं हम नीचे से डालेंगे, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से भी डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गई, एक प्रकाश किरण जो कि है मुख्य अक्ष के समांतर ही जा रही है। थोड़ा सा मेरी टेढ़ी हो सकती है, बट आप लोग स्केल का यूज करिएगा तो नहीं होगी। तो ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये भी प्रकाश किरण जा रही है। ये देखिए दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित हुई ना, ये परावर्तक पृष्ठ पर, तो ये आपतन बिंदु हो जाएगा, इसे हम नाम दे देते हैं ये P, तो ये हो जाएगा Q।
अब यहाँ से ये भी क्या होगी, परावर्तित होगी, परावर्तित होकर के कहीं ना कहीं जाएगी। तो परावर्तित होकर के देखिए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से वास्तव में मुख्य अक्ष के, ये क्या है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं, और इसे हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात समझ में आई। तो ये का किस लिए, ये अवतल दर्पण में है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है यह मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अब अगर हमारे पास अवतल दर्पण नहीं उत्तल दर्पण दिया हो तो हम वहाँ पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसके बाद हम वो वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या होता था कि उत्तल दर्पण ऐसे होता था, और इसके बताया था कि उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता था। तो परावर्तक तल कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। तो मतलब ये वाला तल उभरा होगा, तो इसके इस भाग में क्या कर दें, कलाई कर दें। ये क्या है हमारा एम डैश। ठीक है, और इसमें इसका जो ध्रुव है, ध्रुव कहाँ होता है, ध्रुव तो हमारा यहीं पर होता है P, लेकिन वक्रता केंद्र हमारा इस साइड में होता है C। तो दर्पण के अब प्रकाश किरणें जो आपतित होंगी वो परावर्तक तल पे होंगी, इस साइड नहीं होंगी। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पर तो वक्रता केंद्र इधर था तो इधर से आपतित की थी, अब वक्रता केंद्र इधर है तो इधर से आपतित करना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपतित हमारी परावर्तक पृष्ठ पर ही होंगी। इसी कारण यहाँ बोल रहे हैं कि प्रतीत होती हैं। देखिए कैसे, ये देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष है। देखिए यहाँ पे अगर ये सोच रहे हैं कि हम इधर से डाल रहे हैं लेकिन रेखा ये मिला रही है, तो ये मिलाने वाली रेखा ही तो है पूरी। तो यहाँ पे इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी। हमने कहा कि हमारे मुख्य अक्ष के समांतर ए बी आ गई। ठीक है, यहाँ बी नाम दे दिए, ए बी प्रकाश किरण आई। तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात परावर्तन होगा। तो अब देखिए इधर कलाई वाले भाग में कभी भी प्रकाश किरण क्या ट्रांसफर होके जा सकती है, बिल्कुल नहीं जा सकती है। तो ये यहाँ से हमें जाती हुई सी प्रतीत होती है, लेकिन ये हमारी, ये देखिए हमने डॉटेड दिखा दिया ना, जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन ये जाती है इस दिशा में। कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि कलाई वाले भाग में वो चली जाए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस बिंदु से आ रही है, परावर्तित होकर के आ रही है। तो ये हमारा देखिए डॉटेड दिखाया, तो इसको हम जब भी होगा वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसी बिंदु को हम क्या बोल देंगे, दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये बिंदु बी एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन क्या होती है बोर्ड में पूछी जाती है। दर्पण के, ये क्या है, दर्पण है, ये भी क्या है, दर्पण है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर क्या आ रही है, किरणें आ रही है। एक से ज़्यादा भी आ सकती है, एक भी आ सकती है। आने वाली किरणें दर्पण से, ये क्या है, दर्पण, यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, दर्पण की मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उससे उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसमें जा रही वास्तव में मिलती है और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर हो गई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से याद करें, और कमेंट भी क्या करें कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया। अब इसके बाद ये दर्पण का मुख्य फोकस, ये हमने 6 परिभाषा देख ली, अभी हमारी 2 परिभाषाएं और हैं तो उनको भी देखना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है, देखिए मुख्य फोकस देख लिया, अब हमें देखना है फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होती है, इसी से रिलेटेड होती है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को देखिए क्या है कि हम बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं लेकर के चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम का जो है डेट आ चुका है और हमें तो ये गोल भी है कि हमें 1 महीने में से तैयार करना है। अगर हम एक बेसिक लेकर के चलेंगे तो 1 महीने में हमारा जो प्रिपरेशन करनी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा बेसिक नहीं लेकर चलें। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरा बेस बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप कमेंट कर दिया करिए कि थोड़ा बेस और बता दीजिए, तो हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा बहुत और ज़्यादा बेस बता दें। ठीक है, तो आगे आज देखते हैं। अभी तो यहाँ तक हमने देख लिया, आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्या है
कि हमारा फोकस दूरी, अभी फोकस मुख्य फोकस पढ़ा था, अब हमारी आती है फोकस दूरी। तो ये 7वीं परिभाषा हमारी है फोकस दूरी, ये भी पूछी जाती है। अब एग्जाम में कहेंगे मुख्य फोकस क्या है एवं फोकस दूरी बताइए, या ये भी कह सकते हैं इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी को हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमें सवालों में इसका यूज़ करना है। तो फोकस दूरी, मुख्य फोकस है तो मुख्य फोकस दूरी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फोकस दूरी, देखिए अभी हमने बनाया था दर्पण, और जैसे देखिए ये क्या है हमारा एक प्रकार का दर्पण, ये एम डैश, ये हमारा क्या था ध्रुव, ये यहाँ था वक्रता केंद्र, और अभी आया था बीच में क्या फोकस। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि जितनी डेफिनेशन हम बताते हुए चल रहे हैं, सारी जो पहली डेफिनेशन होती है वो दूसरे में यूज होती है, दूसरी होती है तीसरे में यूज होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी की सारी डेफिनेशन यूजफुल है ना, तो इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, तभी आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया वक्रता केंद्र, ये फोकस। तो देखिए इस ध्रुव से इस फोकस के बीच की कुछ दूरी है ना, ये कुछ दूरी पर फोकस स्थित है। तो ये ध्रुव से, और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि दर्पण में जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी सारी ध्रुव से ही मापी जाएंगी। ठीक है, ये नहीं कि हमने यहाँ वक्रता केंद्र से ध्रुव से फोकस के बीच माप ली, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सारी दूरियां कहाँ से मापेंगे हम लोग, ध्रुव से मापेंगे। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ये क्या है ध्रुव है, ये फोकस है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, या मुख्य फोकस दूरी भी इसे बोल देते हैं। तो लिख लेते हैं दर्पण के ध्रुव। अगर ज़्यादा मेंशन करना है तो यहाँ पे पी लिख दें ताकि पता चल जाए कि ध्रुव क्या है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ से फोकस को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस क्या, कैपिटल एफ, मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये क्या है, इसके बीच की दूरी है, के बीच की दूरी क्या कहलाती है, के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती, देखिए फोकस दूरी बता रहे हैं ना, तो इसे क्या करें, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें और काले से लिख लें, कहलाती है। और दूसरा इसमें एक चीज़ क्या है कि अभी हम बता रहे हैं कि जो मुख्य फोकस होता है उसे कैपिटल एफ से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो हमारी फोकस दूरी होती है उसे कैपिटल एफ नहीं, उसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकल लेंथ होती है ना, देखिए फोकस को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो FOCUS फोकस लिखते हैं, देखिए फोकस, ठीक है। और जब फोकस दूरी होती है तो उसकी फोकल लेंथ होती है वो भी एफ से स्टार्ट होता है। अब दोनों में किसको किससे रिप्रेजेंट करें, अब वहाँ पे हम पूरा पूरा तो लिख नहीं सकते हैं, तो फोकस को कैपिटल एफ से प्रेजेंट करेंगे और जो हमारी फोकस दूरी होती है उसे स्मॉल एफ से प्रेजेंट करेंगे। तो इसी के आगे लिख देंगे, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा भी आपकी पेपर में पूछी जाती है, तो इसको भी अच्छे से आपने समझ लिया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद हमारी एक डेफिनेशन बची है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आती है आप लोगों को, तो आज हम लोग उसको समझते हैं कि क्यों नहीं आती है समझ में। बहुत ज़्यादा आसान है, कोई टफ नहीं है, बहुत अच्छे से समझेंगे, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे हमें क्या देखना है, फोकस तल देखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा और कुछ लोगों ने सुना है तो इसे कभी समझ में नहीं आया है। तो आज ये सारी बातों को हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो जिसने नहीं सुना है तो सुन ले कि एक फोकस तल भी होता है और इसके बारे में अगर नहीं समझ में आया तो ये हम लोग आज समझ लेंगे। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस इसे हमें समझना है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। तो फोकस तल क्या होता है, देखिए ये क्या है, एक प्रकार का दर्पण है, इसमें हमने बताया कि फोकस होता है। तो इस बिंदु से, इस फोकस से एक तल गुजरता है।
ठीक है। और वो जो तल होता है वो ये क्या है, मुख्य अक्ष हमने बताया था कि ये क्या है हमारा वक्रता केंद्र और ये क्या है ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो जो यहाँ पे इससे क्या गुजरता है, तल गुजरता है यहाँ से, जो कि इसके जो मुख्य अक्ष है इसके लंब रूप होता है। तो देखिए ये एक तल गुजरा है से इस फोकस से और ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यानी कि ये क्या है इस मुख्य अक्ष के लंबवत है और ये इस मुख्य फोकस से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने कह दिया कि ये मेरा क्या है एक तल है और ये तल कहाँ इस फोकस से होकर के गुजर रहा है। और दूसरा क्या है ये मुख्य अक्ष के ये क्या है मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के क्या है लंबवत भी है, दिख रहा है ना लंबवत है बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये एक प्रकार का तल है। ठीक है, ये तल अभी इसके बीचों बीच से ये फोकस ये जो मुख्य अक्ष है मान लीजिए ये क्या मुख्य अक्ष है, देखिए हम बताते हैं ये हमारी ऐसे मुख्य अक्ष है और ये बिल्कुल ऐसे है और जहाँ पे मेरा हाथ है वो मुख्य अक्ष है, ये जिस पे ये टच कर रहे हैं कि यहाँ पे फोकस होगा कि इस फोकस के बीच से देखिए यहाँ पे फोकस से होकर के तल जा रहा है और ये मुख्य अक्ष के लंबवत है। तो ये तल इस मुख्य फोकस से होकर के जाएगा, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है एवं मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है वो क्या कहलाता है फोकस तल। ये एक प्रकार का तल होता है, वह तल ये क्या एक प्रकार का तल है जो कि मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, इस मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है। देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ये क्या है फोकस तल एक प्रकार का तल है, तो हम कहेंगे वह तल जो मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। इसको हमारे साथ रिपीट करते रहिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा क्या होता है मुख्य अक्ष के लंबरूप होता है। तथा देखिए मुख्य अक्ष बहुत बार आ रहा है ना, अगर हम पहले ना बताते तो ये सारी डेफिनेशन हमको क्लियर नहीं हो पाती। तथा मुख्य अक्ष के क्या होता है लंब रूप, मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है। ठीक है, वह तल जो मुख्य फोकस, तो ये क्या है मुख्य फोकस है और ये कहाँ से मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है और ये मुख्य अक्ष के क्या है लंब रूप है। समझ में आया ना, जो कि आज तक कभी नहीं आया था वो आज आ गया है। तो वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तब मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है, वो क्या कहलाता है फोकस तल कहलाता है। देखिए यहाँ हमने पहले ही बता दिया वह तल, तो इसीलिए नहीं लिखना, अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तब मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है, क्या कहलाता है? यहाँ पे लिख सकते हैं फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन समझ में नहीं आती थी आज तक, जिसका नाम भी नहीं सुना था, वो आज समझ में आ गई है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर फिर आने चाहिए। अगर आपको ये जो डेफिनेशन पूरे साल समझ में नहीं आई और समझ में आ गई है तो आपको हमारे वीडियो फेस का मतलब अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए और शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि जो डेफिनेशन आज तक समझ में नहीं आई थी और हमें इस वीडियो से समझ में आ गई है, तो जरूर से जरूर अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको समझें और पेपर में लिखें। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हो गया है, तो इसको इरेज कर देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब हमारी 8 डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। पहली क्या थी? वक्रता केंद्र, दूसरी हमारी वक्रता त्रिज्या थी, तीसरी हमारी ध्रुव थी, चौथी मुख्य अक्ष थी, फिर उसके बाद दर्पण का द्वारक था, फिर उसके बाद मुख्य फोकस था, फिर फोकस दूरी थी और फोकस तल। ये 8 हमारी डेफिनेशन थी। आई होप ये सभी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगे। तो अब इन्हीं 2 चीजों का यूज करके हमें आगे संबंध देखना है, तो वो देख लेते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं, हो गया होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके
आगे हम लोग देख लेते हैं। एक संबंध हमें देखना है, वो क्यों आता है ये भी बताते हैं। दर्पण की अभी हम लोगों ने देखा था क्या, वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या को हम लोग यहाँ पे R से प्रेजेंट करेंगे। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से, कैपिटल F से नहीं करना। फोकस दूरी में क्या संबंध। देखिए ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को एक नंबर का बहुविकल्पी बोर्ड पेपर में मिल सकता है। और हाँ, इस समय बहुत लोगों के स्कूल में क्या चल रहे होंगे, प्री बोर्ड चल रहे होंगे, तो आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं प्री बोर्ड देने के बाद में कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने पूरे साल तो तैयार हो नहीं पाया और अभी हमने स्टार्ट किया है, तो आपको समझ में आएगा कि हमें कितने क्वेश्चन तैयार नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर बोर्ड पेपर बहुत अच्छे से देंगे। और आपको क्या करना है, साइंस तो हमारी चल रही है, इसके साथ में आपको जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी तैयार करना है, क्योंकि मार्किंग एक सब्जेक्ट नहीं कर सकती है, सारे सब्जेक्ट में आपके मार्क्स स्कोर होते हैं, तब जाके आपका एक बढ़िया सा स्कोरिंग रिजल्ट बनता है। तो आपको साइंस तो हम कवर कराएं, लेकिन साथ में अदर सब्जेक्ट भी देखिए, ठीक है। तो फोकस दूरी में संबंध, तो ये जो संबंध होता है पहली बात समझ लेते हैं कि कब आता है। अभी हमने बताया था कि दर्पण का द्वारक, ठीक है। जब दर्पण का द्वारक, दर्पण देखिए ये क्या बताया था कि ये हमारा क्या है, देखिए दर्पण हमने ले लिया और ये क्या है, m डैश है। तो ये क्या था, दर्पण का द्वारक था, ठीक है। जब दर्पण का द्वारक क्या हो जाए, वक्रता त्रिज्या से छोटा हो जाए, देखिए ये m डैश जो दूरी है वो आपको लग नहीं रहा है कि इस PC से ज्यादा छोटी हो गई है। तो जब ऐसा होता है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है, तब फोकस दूरी जो होती है, देखिए फोकस दूरी कहाँ, हमेशा देखिए फोकस जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या, इसके बीच बिल्कुल मध्य में f होता है, ठीक। तो इस f का मान क्या होता है, ये फोकस दूरी जो होती है हमारे वक्रता केंद्र के, फोकस जो होता है इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में बिल्कुल स्थित होता है। तो यहाँ पे हमें फोकस दूरी में संबंध देखना है, तो कहते हैं कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, तो फोकस दूरी देखिए फोकस से, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या होता है कि जब दर्पण का द्वारक किससे छोटा होता है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा, इसकी तुलना में वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, अपेक्षा छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, तो फोकस दूरी क्या, स्मॉल f, तो फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अभी बताया कि जब दर्पण का द्वारक mm डैश क्या होता है, इस PC से छोटा हो जाता है, मतलब कि वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा, तो इसकी तुलना में छोटा हो जाता है। ये नहीं कि कहीं पर भी इसकी वैल्यू कम है हमने कर दिया, ये समझ नहीं, जब छोटा होता है। लेकिन आपके क्लास में बस यही रहेगा, कहीं आपको इससे बड़ा देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की
आधी होती है। तो इसे लिखेंगे कैसे, अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए स्मॉल f फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी r/2। तो ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या का आधा कर दिया, वो किसके बराबर हो गया, फोकस दूरी के बराबर हो गया। तो आपको इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो f बराबर r/2 समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो संबंध है ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ही है, ठीक है। तो ये दोनों में आएगा हमारे, ये हमारे किसके किसके लिए है, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये दोनों ही दर्पण के लिए फॉलो होगा f बराबर r/2। तो f बराबर r/2 हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको मिल सकता है बहुविकल्पी, ऐसे दे देंगे कि वक्रता, आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध होता है और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से कोई एक मिलेगा। देखिए f बराबर r/2 है, लेकिन जब आपको ऑप्शन होंगे तो उसमें आपको देखिए अगर इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, 2f बराबर r या r बराबर 2f, ये भी हो सकता है। तो आपको ये संबंध उसमें ऑप्शन में ज़्यादा देखने मिलते हैं, इसको काफ़ी कम दिया जाता है, लेकिन होता तो यही है ना, ये जो बना है किससे बना है, इसी से बना है बराबर r/2 से। लेकिन जब आपको ऑप्शन उसमें मिलते हैं तो आपको 2f बराबर r या r बराबर 2f करके दे देते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है, गलत ना हो। और आपको गलत ऑप्शन भी देते हैं, देखिए r बराबर f/2 फोकस दूरी, देखिए यहाँ क्या कर देना है, उल्टा कर दिया। आपको ये ऑप्शन पहले ही नंबर पे, ए नंबर पर ही इस ऑप्शन को देंगे। जैसे आपको क्या लगता है, आपने पढ़ा कि हाँ कुछ अपॉन 2 होता है, लेकिन आपको ये ध्यान ही नहीं है कि f होता है कि r होता है, तो आप पहले ऑप्शन को टिक कर देते हैं और आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि f हमेशा इधर रहेगा और r हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि ये बिल्कुल भी नहीं, पहले इसको लिखना है फिर चेक करना है कि क्या है, अच्छे से देखना है, जल्दी में नहीं कि हाँ अरे हमने तो पढ़ा है और टिक कर दिया और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपको ऐसा बहुविकल्पी मिल भी सकता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। आज हम लोगों ने गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं देखी हैं, 8 परिभाषाएं देखी हैं और इसके बाद ही संबंध देखा है। उन्हीं से रिलेटेड परिभाषाओं के बाद पहली क्या थी हमारी, वक्रता केंद्र था, दूसरा वक्रता त्रिज्या थी, तीसरा हमारा क्या था, ध्रुव था, चौथा हमारी मुख्य अक्ष थी, फिर दर्पण का द्वारक था, फिर मुख्य फोकस था, फिर फोकस दूरी थी और फिर हमारा फोकस तल था। तो ये 8 परिभाषाएं हमने देखी हैं और एक एक करके हमने आपको बोला था कि स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। आपने ले लिया होगा तो आपको समझ में भी आ गया होगा और ये एक संबंध भी हमने देखा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपको हमारी वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।